एक स्टोरी है कि इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में एक शख्स को वेंटिलेटर पे रखा गया जो कि डेड हो चुका था। उसको वेंटिलेटर पे रखा गया पैसे बनाने के लिए। आपका सवाल बड़ा अहम है। कोमा में और ब्रेन डेथ में फ़र्क है। जो ब्रेन डेड पेशेंट है उसको आप वेंटिलेटर पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। वेंटिलेटर पे रखने से पहले क्या लवाहिकीन से नहीं पूछा जाता? वेंटिलेटर ऐसी मशीन नहीं है उस पर डालें तो मरीज आपका ठीक हो जाए या ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उसका। वेंटिलेटर एक सपोर्टिव एक आला है जो मरीज को सांस देता है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है। वो कौन से हैं जिनके चांसेस बचने के होते हैं जब आप ये कैटेगरी बनाते हैं, वो जरा मुझे बताएं। यंग पेशेंट हो जिनको सांस की प्रॉब्लम हो लेकिन रिकवर हो सकते हो। फिर उसके बाद आपके जो निमोनिया के पेशेंट हैं वो ठीक हो जाते हैं। कि उनको बताया जाता है, लिख लिया जाता है, दिन में 2 बार उनको अंदर बुला के मरीज भी दिखाते हैं, फाइल भी दिखाते हैं। ये इल्ज़ाम कहाँ से आ जाता है कि जी डॉक्टर ने पैसे बनाने के लिए मुर्दा शख्स को रख दी? यहाँ पे जो फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट है हमें वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अब देखिए ना, को एक पेशेंट मुर्दा तो उसको कहते हैं ना जिसका सब कुछ खत्म हो गया, ना उसका हार्ट चल रहा है, ना उसका ब्लड प्रेशर है और ना ही उसकी कोई मतलब सांस है, कुछ भी नहीं है उसमें। अब ब्रेन डेड पेशेंट जो है ना जिसका दिमाग मफलूज हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसका दिल चल रहा है। अब जो अटेंडेंट है उनको हम दिखाते हैं कि जी आप देखें मॉनिटर पे, उस पे उसका दिल भी चल रहा है, ब्लड प्रेशर भी और सैचुरेशन भी, चूंकि वेंटिलेटर सांस दे रहा है। ठीक है, लेकिन वो पेशेंट बचने वाला नहीं है। वेंटिलेटर सांस दे रहा है, जो ही वेंटिलेटर से उतारेंगे सांस रुक जाएगा और पेशेंट आपका बचने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू डॉक्टर अब्दुल बासित पॉडकास्ट। नाज़रीन, किसी इंसान की ज़िंदगी में जब कोई अपना प्यारा कोई शख्स मरीज़ बनता है और फिर वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश से गुज़रता है तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये क्रिटिकल पेशेंट है। आज हम अपनी पॉडकास्ट में क्रिटिकल पेशेंट्स यानी ऐसे पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा हालत जिनकी बिगड़ जाती है उनके मुख्तलिफ अमराज और मैनेजमेंट पे बात करेंगे और उन चीज़ों पे बात करेंगे जो डिजिटल मीडिया पे बहुत से सवालों की सूरत में गर्दिश कर रही हैं। और इस मौजू पे बात करने के लिए जो शख्स आज हमारे साथ, जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस शोबे के ना सिर्फ स्पेशलिस्ट हैं बल्कि उस डिपार्टमेंट के जहां ऐसे पेशेंट्स को डील किया जाता है और ट्रीट किया जाता है उसके पूरे डिपार्टमेंट के सरबराह हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया, हेड ऑफ एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट एंड क्रिटिकल केयर, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, जना हॉस्पिटल, लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मैं पहला सवाल वही आपसे पूछना चाहता हूं जो पिछले कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे बहुत गर्दिश भी कर रहा है। एक स्टोरी है कि इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में एक शख्स को वेंटिलेटर पे रखा गया जो कि डेड हो चुका था, जिसकी डेथ हो चुकी थी। उसको वेंटिलेटर पे रखा गया पैसे बनाने के लिए। और ये स्टोरी सिर्फ अभी की नहीं है, हर 4-5 हफ्तों बाद, महीनों बाद इस तरह की स्टोरी आ जाती है। मुझे पहले तो ये बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा क्यों किया जाता है, वेंटिलेटर क्या है, ये चीज़ें आप प्लीज़ इसको एक्सप्लेन करें ज़रा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। आपका सवाल बड़ा अहम है और चूँकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और उस पे बहुत ही ये गर्दिश भी कर रहा है और हर बंदा जिसको कुछ आइडिया है या नहीं है वो इस पे कमेंट भी कर रहा है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जो बहुत ही वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि जब मरीज़ को वेंटिलेटर पे डाला जाता है उस वक्त डालते हैं जब वो क्रिटिकल हो, उसकी अपनी सांसें उखड़ रही हों, बहाल ना हो रही हों। अब जब उसको वेंटिलेटर पे डालते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ ठीक हो जाए। उसमें ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें ब्रेन डेथ हो जाती है। कुछ पहले कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, सेप्सिस होगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, आरटीए है, कोई मसला हुआ। अब ब्रेन डेथ को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें होता क्या है कि पेशेंट की नब्ज़ भी चल रही है और उसका ब्लड प्रेशर भी आ रहा है। अब जब अटेंडेंट देखते हैं कि जिसका हार्ट भी चल रहा है और उसको ब्लड प्रेशर भी आ रहा है, अगर उस टाइम डॉक्टर उसको ये मशवरा देते हैं कि जी आपके पेशेंट का ब्रेन डेड हो चुका है, इसको वेंटिलेटर पे रखने का फ़ायदा नहीं है, ये पेशेंट आपका ठीक नहीं होगा, हमें बहुत ही ज़्यादा उस पर रिटेलिएशन होती है। बड़े अजीब से हमें रिस्पांस मिलता है कि डॉक्टर साहब आपको नज़र नहीं आ रहा कि पेशेंट का दिल भी चल रहा है और उसके बाद इसका ब्लड प्रेशर भी आ रहा है, आप कैसे इसको वेंटिलेटर से ऑफ कर सकते हैं? एक बंदे को नहीं, फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा, वो चीज़ें। अब ये पेशेंट होते हैं ब्रेन डेड। अल्टीमेटली चलते चलते कुछ अरसे के बाद उसमें मे बी के कुछ डेज या वीक लग जाते हैं। उसमें ये होता है फिर कि पेशेंट का हार्ट भी स्टॉप करना शुरू हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, जिस टाइम फिर मजबूरन पेशेंट को वेंटिलेटर से उतारना पड़ता है। अब लोगों के जहन में ये होता है कि जी ये पेशेंट चूँकि मुर्दा था तो डॉक्टरों ने रखा हुआ है
यहाँ पे मैं एक चीज़ बहुत ही वाज़ेह करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इस तरह के पेशेंट आते रहते हैं जना हॉस्पिटल में, आईसीयू में। वेंटिलेटर से इस वक्त उतारने का फैसला अटेंडेंट को होता है, डॉक्टर का नहीं होता। हम जब भी उनको ये कहते हैं कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है, इसको उतारना है, तो हमें बहुत ही बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि हम उनको कैसे काउंसल करें कि जी आपका पेशेंट ठीक नहीं होने वाला, कि यंग पेशेंट है। अब इसमें एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक मेडिकल स्टूडेंट थे जिनका एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद पेशेंट मेरे पास जना हॉस्पिटल में आईसीयू में लाया गया। अब उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि पेशेंट का जब हमने उसको एवेल्युएट किया तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा सादा जुबान में आपने हमें बताना है, साइंसी और इंग्लिश की टर्म्स कम यूज करें। हाँ जी, ठीक उस है। पे जब हमने मरीज को देखा तो हमने देखा कि जी पेशेंट का ब्रेन डेड है, लेकिन इसका हार्ट भी चल रहा है और दिल भी चल रहा है, उसका नब्ज भी है जिसको हम ठीक बोलते है। हैं, और ब्लड प्रेशर भी आ रहा है। अब उसके साथ जो उसके रिश्तेदार थे, उनको जब बुला के हमने उनसे काउंसलिंग की, हम उस टाइम 3 प्रोफेसर थे जो उनसे बात कर रहे थे, उनका ज़हन ना माने कि जी ये बच्चा है जिसका दिल भी चल रहा है और इसका ब्लड प्रेशर भी आ रहा है, डॉक्टर साहब आप कैसे कह सकते हैं कि इसको उतार के, आप तो जान छुड़ा रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि हम इसको घर ले जाएं, मतलब जब इसका दिल भी चल रहा है और इसका ब्लड प्रेशर भी चल रहा है। हमने उनको बार समझाया कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं जो वाज़ह करना चाहूँगा कि कोमा में और ब्रेन डेथ में फ़र्क है। कोमा में मरीज बेहोश होता है लेकिन उसका दिमाग काम कर रहा होता है, दिमाग उसका मुर्दा नहीं होता। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इस पेशेंट को जब वेंटिलेटर पे डालते हैं, ये मरीज ठीक हो जाते हैं, यानी कोमा वाला जो है। ठीक है। जो ब्रेन डेड पेशेंट है उसके लिए हमें टेस्ट कुछ हम करते हैं, करके हम देखते हैं कि ये मरीज अब ब्रेन डेड हो गया है, उसको आप वेंटिलेटर पे रखने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अटेंडेंट को जब हम उसके रिश्तेदारों को बताते हैं कि जिसको वेंटिलेटर से उतार दिया जाए, कुछ लोग जो समझदार हैं उनको तो समझ आ जाती है शायद कि आप इसको वेंटिलेटर पे रखने का कोई फायदा नहीं है। उस टाइम वो कहते हैं कि उतार दे, और कुछ अरसे के बाद, थोड़े टाइम के बाद उसका हार्ट भी, दिल जो है वो रुक जाता है, यानी पेशेंट एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है। लेकिन बहुत सारी जो हमें जो दुश्वारी पेश आती है वो ये है कि अब उसमें, और सम टाइम उसमें हमें जो प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके रिश्तेदार बाहर होते हैं या जो अफोर्डिंग हो, वो कहते हैं कि हम इसको कैसे घर लेके जाए, और दूसरा वो कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार को आने तक इसको वेंटिलेटर पे रखा जाए कि 2 दिन या 3 दिन। इवन हमें ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर साहब ये मरीज सीरियस है, हमें पता है कि इसने नहीं बचना, इसको आप 2 दिन वेंटिलेटर पे रख के हमारे गुजार दें कि हमारे रिश्तेदार आ जाएं और उसके बाद हम इसको घर ले जाएंगे। ये सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर आप उसको उस टाइम वेंटिलेटर से उतार देते हैं उनकी इजाज़त के बगैर, वो बहुत ही एक आपके खिलाफ एलिगेशन आ जाता है कि आपने अटेंडेंट्स को, रिश्तेदारों को पूछा नहीं, आपने वेंटिलेटर से उतार दिया है, जबकि पेशेंट जिंदा था, बच सकता था। दूसरी बात, अटेंडेंट को फैसला करने में दुश्वारी बहुत ज़्यादा आती है। इस मौका पे जब ब्रेन डेड हो, बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि ब्रेन डेड क्या है। और उसके बाद जब प्रॉब्लम अगली आती है कि जो वेंटिलेटर है वो बहुत महंगी मशीन है, और आईसीयू के जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चा मैं अगर आपको बताऊं, जो छोटे से छोटा आईसीयू है, जो मिनिमम, जो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की हम बात करते हैं, वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए एक दिन का खर्चा है, अस्पताल का खर्चा। अच्छा, मैं थोड़ा सा बताएं किस चीज का खर्चा है, वेंटिलेटर कितने का होता है, क्या मशीन है? उसके बाद एक तो जो वेंटिलेटर है ना, वो बताते खुद बहुत ही महंगी मशीन है, वो कम से कम 60 से 70 लाख रुपए की है इस वक्त जो आ रही है। इस वक्त जो आ रही है। और उसके साथ उसमें कुछ चीजें होती हैं कंज्यूमेबल, जिसको आप बोलते हैं, उनने कुछ देर के बाद उसकी मुद्दत खत्म हो जाती है, आपने उसको रिप्लेस करना है, जिसमें फ्लो सेंसर है और बाकी और काफी सारी चीजें हैं। प्लस जो आईसीयू की अपनी मैनेजमेंट है, आप पेशेंट को ऑक्सीजन लगाते हैं, आपने वहाँ पे इन्फ्यूजन पंप चलाए होते हैं, आपको जो टेक्निकल स्टाफ है जो कि हाईली पेड होता है, वो चीज़ें सारी आपको 1.5 से 2 लाख रुपए पर डे में कॉस्ट करती है आईसीयू के एक्सपेंसेस। अब जो ऐसा पेशेंट जो ब्रेन डेड हो, जब उसको आप अगर 10 दिन आपने वेंटिलेटर पे रख लिया है, उसका बिल बन गया है कुछ 15 से 20 लाख। उस टाइम पे शोर शुरू हो जाता है कि देखें जी मरीज तो हमारा मरने वाला था, डॉक्टरों ने इसको वेंटिलेटर पे रख के पैसे बनाए हैं, जो कि सरासर गलत होता है। उनके समझने में प्रॉब्लम होती है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते उस सूरत हाल को। तो अच्छा, ये है इसका। ये अब आपने बताया जिस तरह इस्लामाबाद में जो स्टोरी हुई है, मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी आप उस तरह बताएं। वेंटिलेटर पे रखने से पहले क्या लवाहिकीन से नहीं पूछा जाता? जी, जब पेशेंट क्रिटिकल होता है, थोड़े से ये बता दें कि स्टेप्स क्या होते हैं एक बंदे को वेंटिलेटर पे चढ़ाने से पहले। जी मैं आपको बताता हूँ। जब पेशेंट कहीं पे भी सिक होता है ना, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है या प्राइवेट हॉस्पिटल में है,
उस टाइम जो एक डिपार्टमेंट है जिसको आईसीयू या एनेस्थीसिया वाला जो क्रिटिकल केयर को देखते हैं, उन लोगों को कॉल भेजी जाती है कि ये पेशेंट है, ये लिख सिक के? है, लिख के ठीक है। इसको आईसीयू की जरूरत है। अब वो टीम उसको एवेल्युएट करती है, देखती है कि क्या, तो उसमें दो ऑप्शन होती हैं। जैसे अब जो अगर मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, एक तो ऐसा है कि जिस पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखने का कोई फायदा नहीं है, वो ठीक है। पेशेंट आप वेंटिलेटर पे रखेंगे या ना रखेंगे, पेशेंट आपका सरवाइव करने वाला, बचने वाला नहीं है। नतीजा एक है, नतीजा मेडिकल पॉइंट एक ऑफ है। व्यू से। हम उनको बता देते हैं, उसमें थोड़ा सा कुछ सोशो पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है कि जी आप इसको शिफ्ट कर लें, लेकिन उसको शिफ्ट करने का कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, वो कौन से होते हैं वैसे वो पेशेंट? ऐसे पेशेंट लाइक सीएलडी का पेशेंट है जो टर्मिनल स्टेज पे है, थोड़ा सा बताएं जरा जो उस पर। जिसका जिगर फेल हो चुका है। ठीक है। अब उसको आप रख के आपने उसको अज़ियत देनी है, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। उसके बाद आपके पेशेंट जो कैंसर वाले पेशेंट हैं, हम्म। उसमें हमने टर्मिनल केयर हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसको वेंटिलेटर पे डालने का कोई फायदा नहीं है। हम उनको बता देते हैं कि इसको वेंटिलेटर पे मत डलवाएं, इसको कोई फायदा नहीं है, ना इसने बचना है, ना ही कोई फायदा होगा। अब जो दूसरी बात है कि जो पेशेंट को हम देखते हैं कि इस पेशेंट को आईसीयू की जरूरत है, वेंटिलेटर की, उसके बाद हम उनसे कंसेंट लेते हैं। जो भी बंदा उस टाइम मौजूद हो तो हम उससे बाकायदा साइन करवा के उसको पूरी डिटेल बताई जाती है कि पेशेंट की ये कंडीशन है, इसको ये सूरत हाल है, इसको वेंटिलेटर पे डालेंगे। वेंटिलेटर ऐसी मशीन नहीं है कि उस पर डालें तो मरीज आपका ठीक हो जाए, या कोई ऑटोमेटिक सिस्टम होता है उसका। वेंटिलेटर एक सपोर्टिव एक आला है जो मरीज को सांस देता है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है। वेंटिलेटर पे डालने से मरीज खराब भी हो जाते हैं। हर मरीज को ये अच्छा। नहीं है कि आप डालेंगे तो आप 100% कहेंगे जी रिजल्ट आपको वही मिलेगा। अच्छा, आपने शुरू में कहा था वो कौन से हैं जिनके चांसेस बचने के होते हैं, जब आप ये हाँ कैटेगरी जी। बनाते हैं वो जरा मुझे बता अच्छा, दें। वो ऐसे पेशेंट हैं जो आमतौर पे यंग पेशेंट हो, नौजवान बंदा। नौजवान बंदा जिसकी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन हो, कुछ उससे मतलब उस पे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर ऐसे पेशेंट जिनको सांस की प्रॉब्लम हो लेकिन रिकवर हो सकते हो, ठीक है, बचने जिनको के चांसेस बचने के चांसेस हो, जिनको ऐसे हम कुछ बीमारियां जिसमें लेट्स से टेटनस है, एक जिसको तशन्नुई बोलते हैं, वो मरीज हैं बच जाते हैं। फिर उसके बाद आपके जो निमोनिया के पेशेंट हैं वो ठीक हो जाते हैं। फिर ऐसा पेशेंट जिसको हम कोई फैट एम्बोलिज्म या वो चीज़ें जो सर्जरी की प्रॉब्लम होती है, जो सडन हुई है। सडन हुई है। फिर आपके जो ज़्यादा जो पेशेंट हैं जो गायनी ऑप्स के हैं कि ब्लीड ज़्यादा हो गया, पेशेंट का खून ज़्यादा निकल गया है, हम उसको वेंटिलेटर पे रख के उसको हम सपोर्ट करते हैं, उसको ब्लड लगाते हैं, उसको करके तो वो पेशेंट है जो 100% ठीक होते हैं। जिसको दौरे पड़ रहे हो या क्लैम्पिया जिसको बोलते हैं, वो पेशेंट है 100% ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जब कंसेंट लेते हैं पेशेंट से, उसके बाद हम उसको वेंटिलेटर पे डालते हैं, उसको सारी एक एक चीज़ बताई जाती है कि जिसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, वेंटिलेटर पे डाले ये भी इशू हो सकते हैं। फिर आईसीयू की एक अपनी जो केयर होती है वो बड़ी बहुत ही एक एक्सपर्ट और बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हमें बहुत ही रेगुलर उनके टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसमें खास तौर पर उस पर अंदर ब्लड में गैसेस का लेवल हम चेक करते हैं। पेशेंट की मॉनिटरिंग बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। फिर हम अटेंडेंट को दिखा रहे होते हैं, साथ साथ बार बार दिखा रहे होते हैं कि ये सूरत हाल चल रही है, अब ऐसे हो गया है, अब ये सूरत हाल है, अब हमने यूं करना है। और डेली जब उसमें कम अज़ कम ट्वाइस अ डे, दिन में 2 दफ़ा उसमें कंसल्टेंट का राउंड होता है, जो उनको बुला के अलहदा से पेशेंट को दिखाया भी जाता है, मिलवाया भी जाता है कि ये सूरत हाल है। अगर पेशेंट की कंडीशन ख़राब होना शुरू होती है, पेशेंट को बताते हैं कि ये सूरत हाल हो रही है। अगर हमें उस टाइम लगता है ये चीज़ जो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जी अगर पेशेंट को आपने डायग्नोज कर लिया है कि ये पेशेंट है, इसमें 2 ऑप्शन है कि ब्रेन डेथ है, या पेशेंट आपका वेंटिलेटर पे डालने के बाद भी इसमें सर्वाइवल के चांसेस नहीं है, पेशेंट नहीं बच पाएगा, जो कि आपके कंसल्टेंट की असेसमेंट है जो आईसीयू को डिसाइड करती है। दोनों चीज़ें उस टाइम एक्सप्लेन की जाती हैं बड़ी वाज़ह तौर पे अटेंडेंट को। अब उसमें ठीक बहुत है। सारे लोग कहते हैं कि जी आप जो भी है अल्लाह की मर्जी, आप इसको वेंटिलेटर पे रहने दें, आपने इसको एंड पे वेंटिलेटर पे रख के इसको आपने इसको सीपीआर भी करना है, आपने इसको एंड तक आपने जो हम जिसको बोलते हैं कि पंप भी करना है, वो भी करना है, हर आपने कोशिश करनी हर है। कोशिश करनी है, इसके बावजूद कि उनको पता है कि पेशेंट बचने वाला नहीं है। दूसरी कैटेगरी होती है जो कहते हैं कि आप इसको वेंटिलेटर पे रखें और लेट द पेशेंट डाई पीसफुली, इसको बड़े आराम से चलने दें, आपने सिर्फ ड्रग्स वगैरह दे ले, आपने इसको कुछ नहीं करना, आपने सीपीआर नहीं करना, उसका बोलते हैं डीएनआर, ठीक कि है। आप इसको रिससिटेट ना करें। एक तीसरी कैटेगरी है जो पेशेंट आया हमारे पास आईसीयू में, पेशेंट सिक है, अब उससे हम कहते हैं कि जी पेशेंट आपका क्रिटिकल है, इसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, लेकिन चांसेस ये हैं कि वेंटिलेटर पे डालने के बाद पेशेंट आपका ठीक होने के चांसेस नहीं है। वो फिर हमें लिख के दे देते हैं डीएनवी डीएनआर कि इसको आपने ना तो वेंटिलेटर पे डालना है,
ना ही आपने इसको कुछ और करना है। इसको जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं सिम्टोमेटिक वो करते रहें, और उसके बाद जो भी एंड रिजल्ट होगा कुदरती वो फैसला आ जो जाएगा। अच्छा ये ये इस सोचते तरह हैं। से चलता। फिर ये जो एक इल्ज़ाम आ जाता है जैसे इस्लामाबाद में आ गया, ये कहाँ से आ जाता है? हाँ, उस पे अब आपने देखें, आपने तो कहा कि उनको बताया जाता है, लिख लिया जाता है, दिन में 2 बार उनको अंदर बुला के मरीज भी दिखाते हैं, फाइल भी दिखाते हैं। ये इल्ज़ाम कहाँ से आ जाता है कि जी डॉक्टर ने पैसे बनाने के लिए मुर्दा शख्स को रख दिया अब वेंटिलेटर? देखिए ना, को एक पेशेंट मुर्दा तो उसको कहते हैं ना जिसका सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। ना उसका हार्ट चल रहा है, ना उसका ब्लड प्रेशर है, और ना ही उसकी कोई मतलब सांस है, कुछ भी नहीं है उसमें। ये जो इसमें जो हमने पहले डिस्कस किया ना, जो ब्रेन डेड है ना, अच्छा उस पेशेंट के लिए यहाँ पे अटेंडेंट की और डॉक्टर की यहाँ पे थोड़ा सा जो एक क्लैरिफिकेशन है वो बड़ी बहुत जरूरी है, कि अटेंडेंट को समझाना कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है। अब ब्रेन डेड पेशेंट यानी जिसका दिमाग मफलूज हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसका दिल चल रहा है। अब जो अटेंडेंट है उनको हम दिखाते हैं कि जी आप देखें मॉनिटर पे, उस पे उसका दिल भी चल रहा है, ब्लड प्रेशर भी, और सैचुरेशन भी, चूंकि वेंटिलेटर सांस दे रहा है, ठीक है। लेकिन वो पेशेंट बचने वाला नहीं है। अब यहाँ पे अटेंडेंट अगर ये फैसला करते हैं कि इसको आप चांस लें, वेंटिलेटर पे रखें, कि हमें नजर आ रहा है कि जिसका दिल भी चल रहा है तो हम इसको वेंटिलेटर से उतारना नहीं चाहते, जो हमें प्रॉब्लम आती है, हम उनको बार बार ये बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि जी आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर सांस दे रहा है, जो ही वेंटिलेटर से उतारेंगे सांस रुक जाएगा और पेशेंट आपका बचने वाला नहीं है। अगर तो हमें वो इजाजत दे देते हैं कि जी आप वेंटिलेटर से उतार कर इसको उतार दें, हम उसको वेंटिलेटर ऑफ कर देते हैं, और ऑफ करने के बाद उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है वो फिर सामने आ जाता है। अगर अटेंडेंट जिद करते हैं, और उसमें होता ही है, हमें जो प्रॉब्लम है कि लेट से कोई पेशेंट एक सिक हो गया, उसके बेटे ने कहा कि जी वेंटिलेटर पे उतार दें, पीछे से बेटी आ गई है, उसने कहा जी आप वेंटिलेटर पे नहीं उतारेंगे। यहाँ पे जो फैमिली का कॉन्फ्लिक्ट है, हमें वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है कि आप किस से माने। इस पे बड़ी बहुत ज़्यादा डिबेट हुई कि आपने किसकी बात माननी है और किसकी नहीं अच्छा, उसके बाद ये कि बेटी की बात उसको समझाया कि नहीं उतारना है, पीछे से उसका बंदे का भाई आ जाता है, वो कहता है जी आप मेरी इजाजत बगैर इसको वेंटिलेटर से नहीं उतार सकते। अब देखिए पेशेंट का ब्रेन डेड है, वो वेंटिलेटर पे है, आपको एक्सपेंसेस तो पड़ने ही पड़ने हैं, ज़ाहिर है वो खर्चा तो पड़ वो रहा तो है उसमें। खर्चा तो पड़ेगा, लेकिन ये कभी नहीं होता कि किसी मुर्दा पेशेंट को आप वेंटिलेटर पे डाल के पैसे कमाएं। ये अनएथिकल, और ऐसी प्रैक्टिस कहीं पे भी किसी जगह पे दुनिया में नहीं है। ये एक बेबुनियाद इल्ज़ाम होता है, उनको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है कि पेशेंट आपका ठीक है, ब्रेन मैं डेड समझ था, गया। और उसके बाद इससे जो वेंटिलेटर पर रखा गया वो एक्सपेंसेस तो नताइज आपको उसमें नहीं पड़ने आ हैं, सके, उस जाहिर पे है, नहीं। लेकिन वो भी उनका भी दिल धड़क रहा होता है, अपना एक ऐसे प्यारा उनका होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा एक डॉक्टर साहब, मैंने इल्ज़ाम और ये सुना है कि जी हम गए अस्पताल में और वेंटिलेटर वाले जो डॉक्टर थे वो आए, उन्होंने आके देखा, उन्होंने कहा जी यहाँ हम सिर्फ नौजवानों को रख रहे हैं, आपका मरीज़ बहुत बूढ़ा है तो आप ले जाएं, इसको हम वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं देंगे, इसको जाने दें अल्लाह के हवाले, हम सिर्फ जवानों को रख रहे हैं। ये जुमला बोला जाता है, इसके पीछे साइंस क्या है? जी ये कुछ हॉस्पिटल की पॉलिसी है, उसको अच्छा मैं ये आपको पॉलिसी है थोड़ा सा मैं बाकायदा? आपको ना वादे कर देता हूँ। आपके पास 2 पेशेंट आए हैं, आपके पास एक बेड है, 2 पेशेंट में एक पेशेंट है जो मैंने पहले जिक्र किया था, जिसको कैंसर है या CID जिसका जिक्र फेल हो चुका है। आप उसके लिए जो भी एफर्ट कर लेंगे वो पेशेंट बचने वाला नहीं है, चाहे उसको आप ICU में रखते हैं, चाहे वेंटिलेटर पे रखते हैं, जहाँ पे भी रखते हैं। दूसरा पेशेंट है, एक यंग पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसको एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमोटोमा बन गया है, जिसको आप वेंटिलेटर पे रखते हैं, आपको 100% चांस है कि ये ठीक हो जाएगा। ओके। अब बताइए उस टाइम फैसला करना वैसे तो बड़ा आसान है, लेकिन जिसके जो उसके रिलेटिव है, जो उसके पेशेंट जो अपने प्यारे हैं। CID का है या जिसको कैंसर है, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम इजाजत दे दें कि हमारे पेशेंट को तो बाहर रख लें और उस पेशेंट को यहाँ पे डाल लें। तो ये बड़ा बहुत ही एक ट्रिकी सा डिसीजन होता है, और उसमें कुछ लोगों की पॉलिसी यही होती है, कुछ हॉस्पिटल की, कि जो पेशेंट बचने वाला उस पर आप एफर्ट करें, जिसका आपको लग रहा है कि पेशेंट बचने नहीं है, उसके लिए आप रिसोर्सेज भी ज़ाया कर रहे हैं, और उसके बाद आप एक्सपेंसेस डाल रहे हैं, फिर उसमें प्रॉब्लम आ रही है, और उसके लिए आपने बेड ऑक्यूपाई कर लिया है। ये हमें गवर्नमेंट सेटअप में भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन फिर वही बात आती है कि जो भी अटेंडेंट है उनको अपना पेशेंट प्यारा है, वो किसी के लिए अपना बेड जो नहीं कहेंगे मुझे बेड ना दे, उसको दे दें। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कहीं पे ऐसी टाइप पड़ जाती है, उस पेशेंट को प्रेफर किया जाता है जिसके सर्वाइवल के चांसेस, बचने के चांसेस हों और बच सकता हो। ठीक है, यानी आप कहते हैं कि ये साइंटिफिक डिसीजन है, ये साइंटिफिक पूरा डिसीजन नौजवान नहीं देखा जाता नहीं, बल्कि बचने के बचने चांसेस। के चांसेस देखे जाते हैं कुछ। डॉक्टर साहब अक्सर ये समझा जाता है जब भी कोई पेशेंट क्रिटिकल होता है, यानी वो बहुत सीरियस हो जाता है मरीज़, तो लोगों को वेंटिलेटर की तलाश शुरू हो जाती है, और लोग समझते हैं कि वेंटिलेटर पे मरीज़ डालने से उसकी ज़िंदगी का इम्कान बढ़ जाएगा, उसके बचने के इम्कानात
बढ़ जाएंगे। मुझे ये बताएं कि वेंटिलेटर एग्जैक्टली क्या करता है एक शख्स के साथ, और क्या उसके बचने के और उसके ज़िंदगी के इम्कानात बढ़ जाते हैं वाकई? ये सवाल आपका बड़ा बहुत ही अहम है, इस अहमियत से कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं कॉल लेके, पेशेंट बहुत ही टर्मिनल स्टेज पे होता है और 2 दफ़ा उसका सीपीआर हो चुका है और उसके बाद उसको कहा जाता है कि इसको अगर आईसीयू में वेंटिलेटर मिल जाए तो शायद ये मरीज़ ठीक हो जाए। ठीक है। अब ये एक बहुत ही गलत किस्म का कंसेप्ट है। अच्छा। वेंटिलेटर एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ़ उसको मसनूई साँस देती है कि पेशेंट को जब तक उसके अपने सांस बहाल ना हो, उसको तब तक उसको सांस दिया जाए मशीन के ज़रिए। ठीक तो है। जब उसको हम वेंटिलेटर पे डालते हैं, ऐसे पेशेंट जिनमें बचने के चांसेस होते हैं, उस पे हम उसकी जो चीज़ें मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, पेशेंट का दिल, उसका हार्ट रेट कैसे चल रहा है, ठीक है। ब्लड प्रेशर, उसका ऑक्सीजन का लेवल और उसके सांस की रफ्तार। बाकी आईसीयू की मैनेजमेंट सारी ही बड़ी बहुत ही क्रिटिकल होती है। उस पेशेंट का यूरिन आउटपुट कितना है, एबीजीज़ जो हमें बार-बार करानी पड़ती है कि इसके अंदर ब्लड में गैसेस की लेवल क्या है, वो देख के हम वेंटिलेटर की सेटिंग करते हैं। वेंटिलेटर कोई ऐसी मशीन नहीं है कि जो मरीज़ के सिरहाने रख दी जाए या मरीज़ को वेंटिलेटर पे डाल दें तो पेशेंट ठीक हो जाएगा। वेंटिलेटर को चलाने वाला जो स्टाफ है वो बहुत ही एक्सपर्ट होता है। वो लम्हा-ब-लम्हा जब पेशेंट की रिपोर्टें आती हैं, उसके मुताबिक वेंटिलेटर को एडजस्ट करता है। और अब ये जो कांसेप्ट है कि जी पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाल दें तो शायद ये ठीक हो जाए, मैंने पहले जैसे गुज़ारिश किया है कि वो मरीज़ जो ठीक होने वाले हैं, यंग पेशेंट हैं, जिनकी ऐसी प्रॉब्लम है, कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो गई है, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, जिसमें आपको लग रहा है कि ये पेशेंट वेंटिलेटर पे डाला जाए तो इसके बचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, वो ठीक हो जाएँगे। यानी जिसको पहले से कोई बड़ी बीमारी नहीं जिसको है। पहले से कोई बीमारी नहीं है। ठीक एक है। पेशेंट जैसे पहले हमने ज़िक्र किया है कि जिसको कैंसर है, एंड स्टेज पे है या जिगर फ़ेल हो चुका है, उसको आप बेशक वेंटिलेटर पे डाल के सिवाय इसके कि उसका आप खर्चा बढ़ाएँगे या उसको अज़ियत देंगे, इसके अलावा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो पेशेंट जो ब्रेन डेड होते हैं, अब उसको वेंटिलेटर पे डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैंने एक पहले मिसाल दी थी कि हमारे एक जो मेडिकल स्टूडेंट था, यंग बच्चा, अच्छा। जिसको एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद मेरे पास आईसीयू में लाया गया और उसको हमने सेकंड डे पे असेस किया तो उसका ब्रेन डेड हो गया था। अच्छा। अब ब्रेन डेड पे हम जो 3 डॉक्टरों ने हमने जो कंसल्टेंट थे, न्यूरोसर्जन, फिजिशियन और क्रिटिकल केयर फिजिशियन, हम उसको बैठ के इवैल्यूएट करते हैं, सारा देखते हैं कि जिस पेशेंट का क्या स्कोप है। वो डिसीजन बड़ा बहुत अहम था, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि एक आपका 4th ईयर का मेडिकल स्टूडेंट, एमबीबीएस का एमबीबीएस डॉक्टर का जो बन रहा था। 4थे साल का स्टूडेंट, बिल्कुल की यंग फिट और उसका जिसका दिल भी चल रहा हो, ब्लड प्रेशर भी आ रहा हो, ऑक्सीजन का लेवल भी वेंटिलेटर दे रहा हो उसको, और आप ये करें कि जी इसका ब्रेन डेड है, इसको वेंटिलेटर से उतार दें। उस वक़्त ये फ़ैसला करते हुए मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हुई थी, लेकिन हमें उसके अटेंडेंट को बुला के हमने फिर उनको बताया कि जी ये सूरत-ए-हाल है, हमारा भी वो बच्चों की तरह है। तो अल्टीमेटली वो पेशेंट हमें वेंटिलेटर से ऑफ करना पड़ा था, वो नहीं बचा था, ठीक वो है। अच्छा, मुझे ये एक्सपायर हो बताएं, गया जिस था। तरह आपने ये क्या कहा है ब्रेन डेड, तो क्या ये मुमकिन है कि दिमाग जो है उसकी डेथ हो जाती है और बाकी दिल के जिस्म के जो हिस्से हैं वो अभी चल रहे होते हैं? क्या एक शख्स जो है वो स्टेप्स में भी उसकी डेथ होती है? जी, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दिमाग के बहुत सारे हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो उसको दिल को कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा है जो आपके बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जिसको हम जो ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस हम बोलते हैं। ओके। जब वो ब्रेन स्टेम डेड हो जाए तो उस टाइम आपको फिर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, अभी तक ना ही कोई कहीं पे कोई ऐसा कोई इलाज आया है कि वो मरीज़ फिर आपके ठीक हो जाएँ, बच जाएँ। तो अगर जब ये असेस करते हैं हम, पेशेंट को वेंटिलेटर पे हो या वेंटिलेटर से ऑफ हो, तो अगर उसको ब्रेन स्टेम डेथ हो गई है तो उस वक़्त हम डिक्लेयर करते हैं कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है, इसको वेंटिलेटर पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसकी नब्ज़ चल रही होती है? उसकी नब्ज़ चल रही होती है, हार्ट चल रहा होता है उसका, अच्छा। लेकिन उसके बाकी रिफ्लेक्सेस सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है। और ये किस सूरत में हो जाती है? किसी एक्सीडेंट में? कहाँ पे हो ये जाता है ऐसा? एक्सीडेंट भी हो सकती है और पेशेंट को वैसे भी कोई ऐसी अगर प्रॉब्लम होती है, ख़ास तौर पे तो एक्सीडेंट पे जिसमें हेड इंजरी होती है, उसमें दिमाग अगर वो ऐसा डैमेज हो जाता है, तो उस वक़्त ब्रेन डेथ होती है। या फिर ऐसे कोई अगर डिज़ीज़ हो गई है, पेशेंट को बीमारी है, लेट्स से कि जैसे जो फिट्स पड़ते हैं, दौरे पड़ते हैं, उसमें कहीं पे अंदर शरीयान फट गई है, जिसने उस हिस्से को डैमेज कर दिया है, तो उस वक़्त भी ये डेथ हो जाती है फिर, तब भी पेशेंट ब्रेन डेड हो जाते हैं। अच्छा सर, आपने शुरू में एक लफ्ज़ जुमला बोला था कि वेंटिलेटर पे चढ़ाने के मरीज़ को वेंटिलेटर पे जब हम शिफ्ट करते हैं, जहाँ उसके अच्छे नताइज आते हैं, वहाँ वेंटिलेटर की वजह से बाज़ मरीज़ ख़राब भी हो जाते हैं।
वो क्या होता है, यानी नुकसानात क्या है वेंटिलेटर के? देखिए, एक जैसे एक पेशेंट है, वो नॉर्मल सांस ले रहा है, वो उसमें एक अपना उसका सारा सिस्टम एक चल रहा है। जब हम मरीज को वेंटिलेटर पे डालते हैं, सबसे पहले उसके हम गले में नाली ट्यूब डालते हैं, डालते हैं। ट्यूब डालते हैं। उसके बाद हम एक सर्किट होते हैं जिसके जरिए हम मशीन को चलाते हैं और मशीन को सांस देते हैं, फिर मशीन के जरिए मरीज को सांस देते हैं। उससे सबसे बड़ी जो चीज़ है वो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन, अच्छा। कि वेंटिलेटर की वजह से उसकी प्रॉब्लम होगी, उसके फेफड़ों में प्रॉब्लम होगी। अगर खुदा न खास्ता उसको पहले कोई प्रॉब्लम थी, जैसे कोई सांस का मसला था या कोई पेशेंट क्रोनिक ब्रोंकाइटिस था, उसके फेफड़ों में अंदर उसका जो बुला शुला है वो रप्चर हो जाता है, उसके फेफड़े फट भी जाते हैं, उसको सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं। तो वेंटिलेटर ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसानात नहीं है। इससे निमोनिया भी हो जाता है, इससे निमोथोरैक्स, जो अंदर हवा भर जाती है फेफड़ों में और उस साइड पे उसको एक साइड पे करके फेफड़े को ख़त्म कर देती है एक साइड से, वो नुकसानात इसके हैं और वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। डॉक्टर साहब, जब एक डॉक्टर किसी ऐसे मरीज़ को डील करता है जिसकी ज़िंदगी और मौत बिल्कुल कशमकश चल रही होती है, आखिरी स्टेज चल रही होती है, और आप माशाल्लाह इस शोबे के एक्सपर्ट हैं, सरबराह हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह, कितना अरसा हो गया आपको ऐसे मरीज़ डील करते हुए? जी, मुझे एग्जैक्ट तो खैर ड्यूरेशन नहीं, लेकिन तकरीबन मोर देन 25 ईयर, 25 25 साल साल है, हो गए। 25 साल हो गए मुझे एनेस्थीसिया में और 25 आईसीयू में सालों पड़े हुए। में ज़ाहिर है ये तो अल्लाह ताला का करम होता है, एक मरीज़ जब बचता है। कोई मुआज़े भी देखे आपने? मैंने काफ़ी ज़्यादा मौजे देखे हैं वैसे, कुछ अगर मैं, थोड़ा-सा हाँ जी। हमारे बताएँ नाज़रीन को। जी, मैं उसको अपना कुछ चंद स्टोरियाँ जो बताना चाहूँगा, क्योंकि ये हम इसकी ना अभी तक हम उसका दूसरा एंड ही देख रहे हैं कि जी पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला। एक कंसेप्ट यहाँ पे, पहले शुरू में ये कंसेप्ट था कि पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला, अब पेशेंट आपका ख़त्म है, कि ये उसको साँसें दे रहे हैं और कुछ काम लंबा कर रहे हैं। ये कुछ चंद साल पहले तक ये कंसेप्ट था कि जो पेशेंट वेंटिलेटर पे गया, उसकी उसके समझें कि चांसेस आप खत्म। उसकी आप तैयारी कर लें, जी घर वाले तैयार हो जाएँ कि या पेशेंट जो है ना आपके पास डेड बॉडी आ जाएगी, पेशेंट आपका बचेगा नहीं। अब वो कंसेप्ट सारा खत्म हो गया है। अगर आपका पेशेंट, आप उसको प्रॉपर चेक कर लेते हैं कि ये पेशेंट वेंटिलेटर पे डालने के काबिल है, जैसे मैंने पहले गुजारिश की है कि पेशेंट आपका कोई लिवर फेलियर में नहीं है, जिगर उसका ख़त्म नहीं हो चुका, टर्मिनल स्टेज पे नहीं है, कैंसर का पेशेंट नहीं है, वो पेशेंट आपके वेंटिलेटर से ऑफ हो जाते हैं और अच्छा। उसमें काफ़ी सारे मुइज़ाना तौर पर ठीक होते हैं। मैं कुछ थोड़ी-सी आपको एग्ज़ाम्पल जी, 1-2 जी बताना बताएँ। चाहूँगा। एक हमारी एमपीए कमल नोमान, जो हमारी टीवी की अदाकारा, टी टीवी अदाकारा अदाकारा हैं थी हैं, बिल्कुल। इनको लाया गया मेरे पास जिन्ना हॉस्पिटल में, और उस वक़्त टीवी पे न्यूज़ चल रही थी कि जी इनका एक्सीडेंट सब रेकनेट हेमरेज हुआ है और वो ख़त्म हो गई, एक्सपायर हो दिमाग गई। में कोई शरेआन फट दिमाग गया। में एक शरेआन फटी है और उसके बाद वो ख़त्म हो गई हैं। अब वो पेशेंट हाँ, मेरे टीवी पास पे आया। खबर आ गई थी उनकी डेथ जी, की। बिल्कुल उनकी खबर आ गई थी डेथ की। पेशेंट मेरे पास आया है, हमने उसको वेंटिलेटर पे डाला है। अब 23 दिन वेंटिलेटर पे रहने के बाद उस पेशेंट की खैर वो हमने ट्रेकेस्टमी भी की और उसके बाद हमने को 7 दिन के बाद हम जो पेशेंट को हम सांस की नाली है वो हम नीचे ट्रेकेस्टमी करके तो वहाँ से डाल देते हैं ताकि पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। 23 दिन के बाद हमने उनको वेंटिलेटर से उतारा। उतारने के बाद वो जब यहाँ से सेहतियाब होके गई, हमने उनसे अल्हम्दुलिल्लाह। केक भी कटवाया था। और अभी पिछले दिनों में वो एक मेरे पास उनका इंटरेक्शन हुआ कि वो एक ड्रामा सीरियल कर रही थी, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और शी वाज़ परफेक्टली फाइन, उसमें ज़रा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो 100% ठीक थी। ये एक स्टोरी थी बड़ी बहुत ही मौज़ाना तौर पे, जिसमें किसी बंदे को उम्मीद नहीं थी कि ये पेशेंट बच जाएगा। तो क्या आपकी टीम ऐसा क्या करती है? मतलब रोज़ाना की मैनेजमेंट होती है, घंटों के हिसाब से होती है, क्या होता जी, है? नहीं, ये रोज़ाना की मैनेजमेंट नहीं होती, ये आप यूँ कहें कि मिनटों के हिसाब से मैनेज होता अच्छा। है। इस पेशेंट में आपने एक-एक चीज़ को मॉनिटर करना है और लम्हा-ब-लम्हा। अगर आपका पेशेंट वेंटिलेटर पे, ये मशीन इसीलिए इतनी महँगी है, इसको आप महीनों के हिसाब से चला सकते हैं। ठीक ये है। ऐसा नहीं है कि दरमियान में अगर खुदा ना ख़ास्ता अगर थोड़ी-सी भी कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो आपका वेंटिलेटर आपको धोखा दे सकता है, नुकसान दे सकता है। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। इसको वेंटिलेटर पे डाल के 24 घंटे उसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है और होने के बाद हम उसको असेस करते हैं कि पेशेंट अब किस स्टेज पे है, आगे हमने क्या करना है। कि जैसे हमने अगर ट्रेकेस्टमी करनी है तो पेशेंट उसके लिए तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो करने के बाद फिर हम पेशेंट को देखते हैं, उसको हम बोलते हैं वीन आउट, कि वेंटिलेटर से उतारने के लिए मुख्तलिफ मराहिल हैं, कि जी हमने क्या-क्या चीज़ें कर ली हैं, कैसे कर ली है, पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है। वो करने के बाद फिर हम पेशेंट को एक उस वेंटिलेटर का एक मखसूस एक उसमें तरीका है जिससे वो पेशेंट को साँस दे के साथ पेशेंट का साँस बहाल करता है, साथ-साथ
उसको हम मॉनिटर करते हैं और अल्टीमेटली करते करते हम उसको वेंटिलेटर से उतार लेते हैं, पेशेंट की अपनी सांसें बहाल हो जाती हैं। ये थी एक एग्जांपल। दूसरा एक पेशेंट मेरे पास आया था, वो बैंकर था। बैंक में जॉब करते वो थे? बैंक में जॉब करता था, यंग बच्चा था। उसको पैंक्रेटाइटिस हुआ और साथ मतलब लुबलबे की प्रॉब्लम हुई और पेशेंट सेप्सिस में चला गया, बहुत क्रिटिकल हो गया। यानी इन्फेक्शन जिसको हम कहते इन्फेक्शन, हैं। बड़ी बहुत सीवियर इन्फेक्शन। ठीक है। तो वो पेशेंट मेरे पास रहा था, उसका मुझे अभी तक याद है, उसको 17th डे पे हमने उसको वेंटिलेटर से आके 17 दिन के बाद 17 दिन रखा 17 आपने? दिन के बाद उसके घर वाले जो थे वो थोड़ा सा जैसे होता है ये मायूस कहाँ होते रखा हैं। आपने उसे? ये जना हॉस्पिटल में आईसीयू में था, सरकारी आईसीयू में? सरकारी सही। ठीक है। अच्छा, उसके घर वाले मायूस हो गए कि जी अब पेशेंट नहीं पाई सकता। तो मतलब जैसे बंदा होता है ना, दिल छोड़ जाता है ये वो। लेकिन मेरी टीम ने, मैंने हिम्मत नहीं हारी, हमने 17 दिन के बाद उसको वेंटिलेटर से उतारा। उतारने के बाद उससे भी हमने वहाँ पे थोड़ा सा सेलिब्रेट किया था कि हमारे लिए ये भी किसी मौजे से कम नहीं था। और अभी स्टिल वो बच्चा मुझे मिलने आता है अच्छा। और वो इसको एक्नॉलेज करते हैं कि डॉक्टर साहब उस टाइम मतलब एक अल्लाह तरफ से होता है, वो तो सारा देखें अल्लाह ताला की जात करता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक और बहुत ही एक अभी भी जॉब कर रहा है और बिल्कुल होश हवास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे लंबा कौन रहा आपके पास वेंटिलेटर पे? मेरे पास लोग देखें मतलब उस पे जो है ना, अगर हम ये थे कि वेंटिलेटर पे एवरेज टाइम है ना, वो हम कहते हैं कि 3 दिन से महीनों तक। अच्छा। एवरेज पेशेंट जो है, जो जिसको क्रिटिकल हुआ है, लेट्स से कि जिसको कोई पेशेंट है, ऑब्स्टेट्रिक का पेशेंट है, जिसको डिलीवरी का पेशेंट है, जिसको फिट्स पड़े हैं, उसको हम 2 से 3 दिनों में हम उस स्टेज पे लेके आते हैं कि वेंटिलेटर से उतारते हैं। कुछ पेशेंट हमारे ऐसे हैं जिनको हमें महीनों के हिसाब से रखना पड़ता है। मेरे पास जो पेशेंट सबसे लंबे चले वो 45 डेज था। 45 दिन, डेढ़ महीना? 45 दिन, डेढ़ महीना। बस उसकी फिर ये प्रॉब्लम हुई करते करते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो वेंटिलेटर से ऑफ हुआ। ऑफ होने के बाद उसके बाद दोबारा उसको प्रॉब्लम हुई थी, उसमें उसकी फिर जिंदगी ना बच सकी, लेकिन अच्छा। 45 दिन के बाद वो ठीक हो गया था वेंटिलेटर से उतर के और बिल्कुल आपने होशो हवास में। अच्छा, तो अभी आप एक बता रहे थे कि कोई आपके पास 1 महीना रहा, वो अब भी ठीक जो ठाक है? ये पेशेंट जो रहे हैं ये बिल्कुल ठीक। इनमें ऐसे कि एक और मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट यहाँ पे डॉक्टर, बल्कि अब तो ईएनटी स्पेशलिस्ट बन गए हैं। अच्छा। उन डॉक्टर साहब का ये था कि उस पे जब उनका एक्सीडेंट हुआ तो हमें कॉल आई कि जिस तरह का है, क्योंकि मेडिकल जो पीजीआर थे और एक दूसरे को जानते हैं डॉक्टर, मेरी टीम आईसीयू से गई, उसको वहां से रेस्क्यू करके लेके आई यहाँ पे उसको जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ जहाँ था? पे एक्सीडेंट हुआ था, रोड के ऊपर? रोड के ऊपर। अच्छा। वहां से लेके आए, यहाँ पे उसको वेंटिलेटर पे डाला। वेंटिलेटर पे डालने के बाद ट्रिकास्टमी हुई, उसकी सर्जरी हुई। वो बच्चा ईएनटी सर्जन है, मुझे मिलने आता है अभी भी कि सारा कुछ के उस टाइम मतलब ये वो ऐसी एग्जांपल है जो अगर आप उस टाइम देखते हैं पेशेंट को तो आपको लगता है ये मरीज ठीक नहीं होगा, ये नहीं बचेगा, शायद इसको डॉक्टरों ने वैसे वेंटिलेटर पे डाल दिया। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ये चंद एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, इसके अलावा बहुत मौजे हैं। अभी पेशेंट को जब हम देखते हैं, जब मैं उसको राउंड करता हूँ तो मुझे बड़ा बहुत ही एक कभी कभी बड़ी अच्छी फील आती है कि जब ये पेशेंट आपका जो बड़ा सिक होता है, क्रिटिकल होता है, और जब वो ठीक होता है ना, तो आपके लिए इससे ज़्यादा खुशी का लम्हा नहीं होता। अभी बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिसको हम तकरीबन, अगर जो आप ये कहते हैं कि जो आपके जो गायनी के पेशेंट हैं जो आपके पास आते हैं, उसमें मैं तो क्लेम करता हूँ कि हमारे आईसीयू का रिजल्ट 100% है कि वो सारे के सारे अच्छा। वेंटिलेटर से ऑफ हो जाते हैं। और ऐसे पेशेंट जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है कि जो रिकवर ना हो सकती हो, वो हम पे उनके अटेंडेंट को बता देते हैं कि हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे आउटकम शायद अच्छा ना हो, पेशेंट आपका बच ना सके। डॉक्टर साहब, रोज़मर्रा प्रैक्टिस में मेरे साथ ये होता है कि जब पेशेंट आते हैं उनको कमर में दर्द होता है, और उनसे मैं ये पूछता हूँ कि जी कमर में दर्द कब से है, क्या हुआ? और ख़वातीन की तो ये अक्सर ही शिकायत होती है कि जी डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी के दौरान कमर में टीका लगा था, अब मुझे ये दर्द तब से है। और जब मैं कभी कोई ऑपरेशन कर रहा होता हूँ तो तब भी ये मसला आता है कि जी डॉक्टर साहब मुझे कमर में टीका ना लगाएं, पूरा बेहोश करें, क्योंकि बाद में फिर ये दर्द रह जाती है। तो आप तो चूँकि शोबे के माशाल्लाह स्पेशलिस्ट हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, लोगों को बेहोश करते हैं रोज़, ये कमर में टीका लगने से क्या कमर दर्द का कोई ताल्लुक है? आपका सवाल बड़ा बहुत ही अहम भी है और मुझे भी चूँकि ये रोज़मर्रा ये बात सुनने को मिलती है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है ना वो बतानी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मरीज़ कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब हड्डी में टीका नहीं लगाना, अच्छा। तो उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हड्डी में टीका लग भी नहीं सकता। ठीक है। जिस नीडल से हम वो इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं, वो बहुत ही बारीक होती है, 27 गेज की। मैं पेशेंट को कभी कभी वो नीडल निकाल के दिखाता हूँ, ये नीडल है जो बाल की तरह उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, धागे की कि तरह है वो? धागे की तरह है, तो इसको हड्डी में लगाना तो नामुमकिन है।
अब वो इंजेक्शन हम लगाते कहाँ पे हैं कि अल्लाह ताला ने एक जो निज़ाम बनाया हुआ है कि दो मोरों के दरमियान में खाली जगह है ठीक जहाँ है। पे डिस्क होती है। अब मोरों के साथ हराम मगज़ का पानी है जिसको हम ट्रेस करते हैं, उस नीडल के ज़रिए हम उस लेवल तक पहुँचते हैं और वहाँ पे हम इंजेक्शन देते हैं। उससे आपका निचला दर्द तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, या अगर दवाइयाँ कुछ हम उसमें मिलाते हैं तो 2.5 घंटे तक सोन हो जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली वो दवाई का असर ख़त्म हो जाता है और आपका निचला दर्द बिल्कुल सही काम करना शुरू हो जाता है। अब अगर जो पेशेंट को, अगर वो ये कहे कि जिस टाइम टीका लगा है उस वक्त या कुछ चंद घंटे के लिए तो उसको दर्द हुई है, ये बात काबिल कबूल है। क्यों, आपको सुई कहीं भी लगती है आपको उसके दर्द दर्द होगी। रहती है। अब उसके बाद जो पेशेंट का ये एक शिकवा है कि जी इससे कमर दर्द स्टार्ट हो गई है, उसकी इससे कोई ना तल्लक है ना उसमें हकीकत है। आप अपने क्लिनिक में यूँ कीजिएगा कि जब आपके पास पेशेंट आए, आप उसमें ना 2 कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक वो जिनका ऑपरेशन नहीं हुआ कमर और में एक टीका नहीं वो लगा। जिनको कमर में टीका लगा है। तो शायद आपके पास उनकी रेशो ज़्यादा होगी जिनका ऑपरेशन नहीं हुआ। अच्छा। इसको मैंने भी अपने तौर पे देखा है। जब वो पेशेंट कहता है, मैंने कहा कि आप देखिएगा बाहर जाके, अगर क्योंकि ओपीडी में आपके पास पेशेंट, सपोज कि आपके पास 20 पेशेंट बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हैं। आप देखें जी 10 पेशेंट होंगे कमर दर्द के जिनका कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, और 10 पेशेंट हो गए जिनको टीका आपको लगा है। कमर में टीका लगा है। उसमें कोई एक आधे को कमर दर्द की तकलीफ होगी, बाकी वो कहेंगे कि हमें कोई मसला नहीं है। कमर दर्द की काफ़ी सारी वजूहत हैं, लेकिन हमारा एक बड़ा बहुत ही एक, जब भी कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है उसको बड़ा वो शॉर्टकट करने के लिए अगर पेशेंट कह दिया कि जी कमर में टीका लगा है, हाँ हाँ ये वजह हो सकती है, ये बड़ा ठीक है। बहुत ही एक, चलें जी बस बात खत्म होगी, वो जो उसके यही बाद जो वजह है मेडिसिन, इसकी। यही वजह हो सकती है। कमर दर्द के देखें आपकी खुराक के साथ ताल्लुक है उसका, आपके मोहरों के साथ प्रॉब्लम है, आपके पट्ठों में खिंचाव है, आपको कोई और प्रॉब्लम है जिसके साथ कमर दर्द है, वो सारी वजूहत है, बेतहाशा कमर की वजूहत है डिस्क है, कमर मोरे दर्द हैं, की। बाकी वजह। अब उस पे हमें ये जो बड़ा एक सिंपल सा है कि जिसके बाद टीका लगा था उसके बाद दर्द शुरू हो गई है। अच्छा, ये जो टीका होता है कमर में लगने वाला, बाज़ औक़ात ये तो कमर दर्द से रिलीफ के लिए भी लगाया जाता है। जी मैं जो पेशेंट को ना यही बताता हूँ कि हम इस इंजेक्शन के ज़रिए हम मरीज़ की कमर दर्द का इलाज करते हैं और हम उसको लगाते हैं जिसको हम एपिड्यूरल ब्लॉक करते हैं। उसमें हम ये करते हैं, हालाँकि वो नीडल काफ़ी मोटी होती है, उसमें हम उसको मेडिसिन जो अंदर हराम मगज़ की तह होती है उससे बाहर हम दवाई लगा देते हैं। उससे जो पेशेंट की डिस्क की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है, कमर दर्द भी मरीज़ का ठीक हो जाता है। तो ये उस पे जो पेशेंट का उसको इल्ज़ाम देना कि जी टीका लगा था उसके साथ कमर दर्द शुरू हो गई है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अब लोगों को बहुत ज़्यादा, वैसे उसमें लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। अभी अगर हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं तो मैं इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है कि आपके 90% मरीज़ वो हैं जो कहते हैं कि हमें कमर में इंजेक्शन लगा दें, उसके बहुत फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। हाँ, उसके फ़ायदे ये कि देखिए टोटल ना, बेहोश से। टोटल बेहोश से, जब आप मरीज़ को टोटल बेहोश करते हैं ना, आप उसके सांस की नाली में ट्यूब डालते हैं, ट्यूब डाल के उस ट्यूब डालने में अपने प्रॉब्लम होते हैं कि आपको देखें कि उसमें दाँत के टूटने से लेकर आगे एम्बोलिज़्म और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं। उसके बाद आपने उसको वेंटिलेटर पे डालना है और उसके बाद आपने जब ऑपरेशन खत्म हो जाए आपने उसको होश में लेके आना है। तो ये उसकी काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन अपनी है, मेडिसिन आपको फिर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं जो पूरा उसको दिमाग को भी सुन्न करती हैं, बेहोश करती हैं, आपके जिस्म को पैरालाइज़ कर देती हैं, उसकी ये चीज़ें उसमें फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप कमर में इंजेक्शन लगाते हैं और निचला आपका ऑपरेशन उसमें अगर नाक के नीचे-नीचे है, पेशेंट आपको बड़ा कंफर्टेबल रहता है। लोग उसको पसंद करते हैं कि जी अगर जो ख़ास तौर पे जो गायनी के मरीज़ हैं कि जी हम बच्चे की पैदाइश को भी देख सकते हैं, बच्चे को उसी टाइम देख भी सकते हैं, हमारे साथ बातचीत भी कर सकते हैं। उसके बाद जब ऑपरेशन हो जाता है तकरीबन 2 से ढाई घंटे उनको दर्द नहीं होती, कि उनका निचला दर्द सुन्न होता है। जो मरीज़ पूरा जिनको बेहोश किया जाता है, वो यूँ ही होश में आते हैं तो उसमें खाली ये नहीं कि मरीज़ का ऊपर वाला हिस्सा तो होश में आ जाए और नीचे वाला हिस्सा उसका बेहोश रहे। उसमें पूरा मरीज़ चूँकि होश में आता है और ठीक उसको है। दर्द की प्रॉब्लम होती है, उल्टियों की शिकायत होती है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हो सकते डॉक्टर हैं। साहब, चूँकि आपके घर में माशाल्लाह बेहोश करने वाले भी मौजूद हैं और ऑपरेशन करने वाले भी मौजूद हैं। बिल्कुल है। आपकी जो मिसेज़ हैं गायनेकोलॉजिस्ट हैं। जी, जी। तो ये मेरे ज़हन में ये सवाल आ गया, मैंने चाहा वो भी आपसे पूछ लूँ। अक्सर लिखा होता है कि पेनलेस डिलीवरी, ऐसी डिलीवरी होगी जिसमें टीका वो दर्द नहीं दर्द नहीं होगा। होगी। ये क्या डिलीवरी होती है? कोई थोड़ा-सा बताएँ, ये मुआवज़ा कैसे होता है? हाँ जी, ये उसमें ये जो अभी हम ज़िक्र कर रहे थे ना कि हम कमर दर्द का इलाज करते हैं एपिड्यूरल से, देखिए वही चीज़ है। इसमें हम ये करते हैं कि हरा मगज़ के बाहर एक अल्लाह ताला ने एक ख़ला बनाया हुआ है, खाली जगह, जिसको हम बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस। ठीक है। हम उसको एक मखसूस किस्म का एक इंजेक्शन सेट आता है, एक नीडल है मखसूस किस्म की,
उसके ज़रिए हम उस जगह को ट्रेस करते हैं, अप्रोच करते हैं। वहाँ पे हम एक बारीक सी नाली होती है जिसको हम कैथेटर बोलते हैं, वो हम डाल देते हैं। वो डाल के उसके बाद आपकी डिलीवरी बेशक 6 घंटे चली है, 8 घंटे चली है, आप उसमें डोज़ देते रहते हैं। वहाँ पे डोज़ आपको मरीज़ को दर्दें आ रही होंगी, ये नॉर्मल डिलीवरी की बात नॉर्मल कर रहे हैं डिलीवरी आप? की बात अच्छा, कर रहे हैं। दर्दें आ रही होंगी लेकिन मरीज़ को महसूस नहीं होगी ठीक है। और उसके बाद पेशेंट डिलीवर हो जाएगा फुली। अभी कल ही हमने एक जो किया वो बड़ा बहुत ही एक ना वो पेशेंट कहते हैं कि बड़ा बहुत ही वो टची सा है और उसको सारा कुछ खैर उसको मैंने एक्सप्लेन किया। करने के बाद उसके फिर सुबह मैं उसके रिव्यूज़ लेके आया हूँ। तो मतलब कहते हैं कि दिस वाज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस कि आपको देखिए जो डिलीवरी की पेन है ना, वो बहुत ही शदीद दर्द होती है। वो इस्केमिक पेन होती है और उसपे अगर मैं मतलब सही अगर बता रहा हूँ आपको तो 180 पाउंड्स अच्छा, प्रेशर की दर्द होती है वो। तो जब वो पेन होती है उसको बर्दाश्त करना हर खातून का मतलब उसके पास की बात नहीं है। इसलिए उसको जब एपिड्यूरल इंजेक्शन लग जाता है तो बड़े बहुत ही कंफर्टेबल रिलीफ के साथ लेटी होती हैं और बड़े आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो उसका कोई जाती है। नुकसान तो नहीं होता उसका बच्चे के कोई लिए या डिलीवरी के लिए? उसका कोई नुकसान नहीं है। कुछ लोगों का ये है कि उसपे जो एंड पे शायद सिज़ेरियन के चांसेस बढ़ जाते हाँ, हैं। यही मैं लेकिन पूछना चाह रहा हूँ। लेकिन ऐसी कोई स्टडी नहीं है, इस तरह का कोई सीन नहीं है। अगर पेशेंट में एक और प्रॉब्लम नहीं है, तो पेशेंट नॉर्मल डिलीवर हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाद लोग कहते हैं कि जी ये इंजेक्शन लगा लेने से दर्दें रुक जाती हैं आना, ऐसा होता है? हाँ जी, मैं जो अब बताना चाह रहा था ना कि पेशेंट को दर्दें आ रही होती हैं। अब देखिए आपके पास ऐसी मशीनें हैं, जिससे आप देख रहे हैं कि आपका जो रहम है जिसको यूट्रस बोलते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, पेन्स आ रही है मरीज़ को। इसमें सिर्फ ये है कि मरीज़ को दर्द महसूस नहीं होती। ठीक है। दर्दें आप नहीं रोक सकते। आपको जो आप करते हैं दर्दें पेशेंट को महसूस ना हो, लेकिन पेन आपको पेशेंट को नॉर्मल प्रोसेस जो चल रहा होता है वो चल रहा है।